नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो मंडे का आपका जो है बिहार एसआई का होमवर्क सीरीज जो है दे दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ के आना है। और होमवर्क को देखेंगे तो आपका ये मंडे का होगा, यानी मंडे में आपका ये टेस्ट होगा। जैसे करंट अफेयर देखेंगे तो आपका परीक्षा मंथन से आपको पढ़ना है, पेज नंबर 56 से लेकर के 60 तक पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो पेज नंबर 141 से लेकर के 150 तक पढ़ना है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपका प्रमुख भारतीय विद्रोह पढ़ना है, जो भी आपका विद्रोह होता है पूरा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। भूगोल में देखेंगे तो आपका झील, जलप्रपात और बांध देखना है। और यानी देखेंगे तो आपका जैसे राज्य व्यवस्था जो है प्रस्तावना पढ़ना है। और विविध की बात करते हैं तो भारत के आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र, जो भी आपका टॉपिक है पूरा हम कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से अपना जो है होमवर्क अपना पूरा कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका करंट अफेयर का बुक है जो कि परीक्षा मंथन का है। आज हम देखने वाले हैं आपका पेज नंबर 56 से लेकर के 60 तक जो है देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे जिससे यहाँ पर लिखा गया है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। ठीक है, देखिए हाल ही में नैस्कॉम और ऑर्थर डी लिटिल है ना, ऑर्थर डी लिटिल ने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका शीर्षक है भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भारत के डिजिटल समावेशन में तेजी, जिसमें कहा गया है कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई भारत को 2030 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर जो है आपका अग्रसर करेगी। डीपीआई के बारे में क्या है देखेंगे। देखिए डीपीआई डिजिटल पहचान यानी भुगतान अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफार्म को संदर्भित करता है, जो देशों को अपने लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और नागरिकों को सशक्त बनाने और डिजिटल समावेशन को सक्षम करके जीवन में जो है सुधार करने में जो है मदद करता है। डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए डीपीआई लोगों जन और सूचना के प्रवाह की मध्यस्थता करते हैं। ये तीन सेट एक प्रभावी डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र जो है विकसित करने की जो है नींव बनते हैं। देखिए पहला डिजिटल आईडी प्रणाली के माध्यम से लोगों का जो है प्रवाह। दूसरा की बात करते हैं तो वास्तविक समय तीव्र भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन का प्रवाह। और तीसरा की बात करते हैं तो सहमति आधारित डेटा साझाकरण प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी का प्रवाह, ताकि डीपीआई के लोगों को वास्तविक बनाया जा सके और नागरिकों को डेटा को नियंत्रित करने की वास्तविक क्षमता जो है प्रदान की जा सके। आते हैं सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पे। देखिए हाल ही भारत सरकार ने उद्योग जगत के दिग्गजों की प्रतिक्रिया और स्पेक्ट्रम संबंधित प्रबंधन पर नए सिरे से आपका जो है छिड़ी बहस के बीच सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन नीलामी के माध्यम से नहीं बल्कि प्रशासनिक रूप से जो है करने की घोषणा किया है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम क्या है। देखिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम से तात्पर्य उपग्रह यानी सैटेलाइट के माध्यम से संचार के लिए प्रयुक्त विशिष्ट आवृत्ति बैंड से है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी भू स्टेशनों से कक्षा में स्थित उपग्रहों तक और इसके विपरीत संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवश्यक है। इससे देखेंगे तो आपका टेलीविजन प्रसारण, इंटरनेट एक्सेस एवं मोबाइल संचार जैसी सेवाओं को जो है आपका सुविधाजनक जो है बनाया जा सके। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम देखिए मोबाइल संचार के लिए प्रयुक्त स्थलीय स्पेक्ट्रम से भिन्न होता है, जबकि यह जो है राष्ट्रीय सीमाओं के बिना संचालित जो है होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जो है समन्वय और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। विदित हो कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का कुशल प्रबंधन विश्वसनीय संचार विशेष रूप से दूर दराज या कम सुविधा वाले क्षेत्रों में नेटवर्क जो है सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के बारे में, यह जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सक्षम बनाने के लिए इसे वर्ष 1865 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय देखेंगे तो आपका जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आवंटन करता है, तकनीकी मानकों को निर्धारित कर नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों को निर्बाध रूप से जो है आपस में जोड़ना जो है आपका सुनिश्चित करता है, तथा दुनिया भर में वंचित समुदायों के लिए जो है आपका ICT तक जो है पहुंच में सुधार करने का जो है प्रयास करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है आपका बोला कि SDG इंडिया इंडेक्स
2023-24। देखिए जुलाई 2024 में नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स का चौथा जो है संस्करण जारी किया है। इस वर्ष भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 2022 से 21 में 66 अंकों से बढ़कर जो है 23-24 में 71 अंक हो गया है। यह गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास एवं जलवायु कार्रवाई में हुई प्रगति को दर्शाता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में क्या है देखेंगे। देखिए यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य पर राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो बोला कि उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने का एक प्रमुख नेटवर्क है। इसका प्रथम संस्करण जो है 2018 में जो है जारी किया गया था। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन का आकलन करती है। इसके द्वारा जो है प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है आपका एसडीजी पर जो है लक्ष्यवार स्कोर की गणना जो है की जाती है। ये स्कोर जो है 0 से लेकर के 100 के बीच होते हैं, जहां जो है 100 शीर्ष प्रगति का संकेतक है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के प्रमुख निष्कर्ष, देखिए यह इस इंडेक्स में जो है सभी राज्यों के समग्र प्रदर्शन में सुधार हुआ है। केरल एवं उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। तमिलनाडु जो है आप 78 पे है और दूसरा है, और गोवा की बात करें तो 77 पे है, जो कि तीसरा स्थान पर है। इस सूचकांक में सबसे खराब जो है प्रदर्शन के साथ देखेंगे तो बिहार है 57, सबसे निचले पायदान पर है। जिसके बाद जो है झारखंड 62 एवं नागालैंड जो है 63 स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली शीर्ष 5 जो है प्रदर्शन करता रहे हैं। वर्ष 2018 से 23-24 के मध्य सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश समग्र स्कोर देखेंगे तो 25 की वृद्धि के साथ जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के अनुसार देखा है तो लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन, लक्ष्य 8 समुचित निर्माण कार्य और आर्थिक विकास, लक्ष्य 13 जलवायु के अनुकूल कार्रवाई और लक्ष्य 15 की बात करते हैं तो भूमि पर जीवन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। महत्वपूर्ण खनिज मिशन, देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महत्वपूर्ण जो है खनिज मिशन की घोषणा किया है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे। देखिए विदित हो कि महत्वपूर्ण खनिज वे खनिज होते हैं जो आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है आवश्यक है। इन खनिजों में देखिए इन खनिजों की जो है उपलब्धता में कमी होने या सीमित भौगोलिक स्थानों पर इनका जो है निष्कर्षण या प्रसंस्करण केंद्रित होने से आपूर्ति श्रृंखला में गिरावट व व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। देश में तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट एवं दुर्लभ पृथ्वी तत्वों सहित महत्वपूर्ण खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन केंद्र सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया एक पहल है। इसके लिए कुछ उद्देश्य दिया गया, जैसे घरेलू उत्पादन का विस्तार करना, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को प्राथमिकता देना, परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण को प्रोत्साहित करना। अगला है कि उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली। देखिए हाल ही में भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के कार्यान्वयन की घोषणा के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय की वास्तविक समय जो है निगरानी के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित एक सॉफ्टवेयर जो है विकसित किया है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे तो देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग सिस्टम पर एक कार्य कर रहा है। इसमें मौजूदा देखेंगे तो आपका फास्टैग टोल संग्रह प्रणाली को बदलने और टोलिंग बूथों पर भीड़ भाड़ के दीर्घकालिक समाधान की संभावना है। इस नए सॉफ्टवेयर को भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने जो है विकसित किया है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो है आपका प्रवर्तित एक कंपनी है। विदित हो कि प्रारंभ में इस नई तकनीक को 100 टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा, जिन्हें लाइव मॉनिटरिंग के लिए जो है NHAI द्वारा जो है चिन्हित किया गया है। इन टोल प्लाजा का जो चयन है राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर जो है 1033 के माध्यम से प्राप्त भीड़ भाड़ संबंधित फीडबैक के आधार पर जो है किया गया है। प्रारंभ में आपका GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को हाइब्रिड मॉडल के रूप में जो है प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो है आपका फास्टैग एवं GNSS जो है दोनों एक जो है साथ काम करेंगे। टोल प्लाजा पर GNSS आधारित ETC का उपयोग करने वाले वाहनों को निर्बाध रूप से गुजरने के लिए एक समर्पित GNSS लेन जो है उपलब्ध होगी।
GNSS आधारित जो है आपका ETC के अधिक व्यापक हो जाने के बाद सभी लेन जो है अंततः GNSS में जो है लेन परिवर्तित जो है हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो बोला है कि उपग्रह आधारित टोलिंग प्रणाली के लाभ। देखिए यह दूरी आधारित टोलिंग सुविधा प्रदान करेगा, जहां उपयोगकर्ता केवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा किया गया दूरी के लिए भुगतान करेंगे। इसमें वाहनों के लिए जो है अग्रिम रीडिंग पहचान प्रवर्तन उपकरण होंगे, ताकि वैध वाहनों को भी जो है फ्री फ्लो जो है पास मिल सके। भुगतान प्रणाली मौजूदा फास्टैग प्रणाली के समान होगी, किंतु इसमें जो है आपका स्वचालित डेबिट शामिल होगा और टोल प्लाजा पर बूम बैरियर की जो है आवश्यकता नहीं होगी। टोल संग्रह की वर्तमान प्रणाली देखेंगे। देखिए वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कि आइडेंटिफिकेशन तकनीक के माध्यम से जो है किया जा रहा है। इसमें देखेंगे तो सामान्यतः आपका फास्टैग के रूप में जो है जाना जाता है। भारत में फास्टैग प्रणाली वर्ष 2015 में जो है लॉन्च किया गया था। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान के लिए जो है फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। नगद या गैर फास्टैग भुगतान के लिए 100% जुर्माना का प्रावधान है। मार्च 2024 तक टोल प्लाजा पर जो है 98% से अधिक उपयोगकर्ता जो है शुल्क भुगतान जो है फास्टैग के माध्यम से करते हैं। देखिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। देखिए घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जो है यानी PLI को लॉन्च किया है। मुख्य बिंदु की बात करेंगे तो उल्लेखनीय है कि PLI योजना की संकल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन के लिए जो है किया गया था। इस योजना में घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए 5 वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ जो है प्राप्त होगा। इस योजना ने आरंभ में 3 उद्योगों को लक्षित किया है, जिसमें मोबाइल और संबंध घटक विनिर्माण, विद्युत घटक विनिर्माण और चिकित्सा उपकरण जो है शामिल थे। बाद में इसे जो है 14 क्षेत्रों तक जो है बढ़ा दिया गया है। ये 14 क्षेत्र देखेंगे तो आपका मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और इसके घटक, फार्मास्यूटिकल्स दवाएं, विशेष इस्पात, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, घरेलू उपकरण और खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, सौर PV मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल, बैटरी तथा ड्रोन एवं इसके घटक। आगे देखेंगे दोस्तों हम, उल्लेखनीय है कि 2023 में केंद्र सरकार ने रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को भी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना में शामिल किया है, जिसमें अब इसके क्षेत्र जो है बढ़कर 16 हो गया है। विदित हो कि केंद्र सरकार का लक्ष्य जो है 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होना और 2070 तक जो है नेट शून्य हासिल करना है। अब यहाँ पे देखिए नोट में कुछ दिया गया, जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन या PLI योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। यह योजना जो है आपका विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित जो है करती है। हालांकि इसका उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने या उनका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना और अधिक रोजगार पैदा करना और दूसरे देशों से आयात पर देश की निर्भरता को कम करना भी है। विदित हो कि जिस प्रकार की सरकार की योजना थी, PLI अभी तक इसके जो है यानी उसके अनुरूप जो है कार्य कर रही हैं। अब आते हैं उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन के उद्देश्य क्या है देखेंगे। देखिए विश्व व्यापार संगठन के दिशा निर्देशों के अनुपालन करना और घरेलू बिक्री एवं निर्यात के लिए निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देना है। उन्नत तकनीक और प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास में जो है योगदान देना है। PLI देखिए PLI योजना विभिन्न लाभ प्रदान करती है, जिसमें आयात और निर्यात शुल्क पर रियायतें, कर छूट, सस्ती भूमि अधिग्रहण और नई परियोजनाओं का जो है प्रबंधन करने वाले एंकर निवेशकों के लिए जो है आपका समर्थन शामिल है। यह योजना जो है आपका सतत विकास और श्रम प्रधान क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करती है, जिससे यह जो है एक प्रभावी और सुलभ कार्यक्रम बन जाता है। अब आते हैं भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा जो है देश सिंगापुर। प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान वहां की कंपनियां भारत में निवेश में
खासी दिलचस्पी जो है दिखा रही है। सिंगापुर की कैपिटल है ना, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने हाल ही में घोषणा किया है कि अगले 4 साल में भारत में निवेश की रकम जो है दुगनी करेगी। कंपनी वर्ष 2028 तक भारत में यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे लिखा गया है डॉलर में है 1.32 अरब डॉलर, 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है इसका जो है निवेश करेगी। छोटा सा सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है। 2023-24 में सिंगापुर से भारत में 11.77 अरब है ना अरब डॉलर का जो है प्रत्यक्ष जो है आपका विदेशी जो है आपका निवेश हुआ है। आगे हमारा कि सिंगापुर आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार है। सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण में प्रमुख भागीदार है। भारत का वास्तव में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल की तरह जो है सिंगापुर के साथ रिश्ता है। सिंगापुर 2021 से 24 की अवधि के लिए भारत के लिए आसियान देशों का समन्वय था। इसके भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीति साझेदारी में बदलने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका जो है निभाई है। अक्टूबर 2024 में भारत का डिजिटल लेन देन देखिए, अक्टूबर 2024 में 23.5 ट्रिलियन रुपए मूल्य के 16.58 बिलियन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन हुए हैं, जो अप्रैल 2016 में इस डिजिटल प्रणाली के चालू होने के बाद से सबसे अधिक जो है संख्या है। अब देखिए इसके कुछ मुख्य बिंदु दिया गया है जो कि इस पे हम देखेंगे। यूपीआई का पिछला शिखर सम्मेलन के शिखर सितंबर की बात करते हैं तो 2024 में वॉल्यूम के लिहाज से 15.04 बिलियन और जुलाई की 2024 की बात करते हैं मूल्य के लिहाज से आपका 20.64 ट्रिलियन रुपए था। पिछले महीनों के डेटा से पता चला है कि लेन देन में वृद्धि व्यक्ति से व्यापारी लेन देन यानी माल या सेवाओं की खरीद के लिए द्वारा जो है संचालित है। जैसे जैसे अक्टूबर में त्योहारी सीजन में जो है बढ़ावा मिला है। सितंबर 2024 में तुलना में अक्टूबर 2024 में वॉल्यूम में 10% और वैल्यू में 14% की वृद्धि देखी गई है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा साझा किया गया है कि आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2024 में 14.96 बिलियन यूपीआई लेन देन हुए हैं, जिनकी कीमत जो है आपका 20.61 ट्रिलियन रुपए थी। अक्टूबर 2024 में दैनिक यूपीआई लेन देन की मात्रा जो है 535 मिलियन की मूल्य 75,801 करोड़ रुपए की पार कर दिया गया है, यानी पार कर गई है। इसकी तुलना में सितंबर 2024 में यह मात्रा जो है 501 मिलियन और 68,800 करोड़ रुपए था। अक्टूबर में यूपीआई की मात्रा और मूल्य में साल दर साल जो है 45% और 37% की जो है वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2024 में 467 मिलियन तत्काल भुगतान सेवा लेन देन हुए हैं, जो सितंबर 2024 में 430 मिलियन से 9% अधिक है। मूल्य के संदर्भ में सितंबर में 5.65 ट्रिलियन रुपए की तुलना में आईएमपीएस लेन देन 11% बढ़कर जो है आपका 6.29 ट्रिलियन रुपए हो गया था। अगस्त में लेन देन की मात्रा और मूल्य जो है 453 मिलियन और 5.78 ट्रिलियन रुपए था। अक्टूबर के आंकड़े जो है साल दर साल जो है आधार पर मात्रा में देखेंगे तो 5% कम और मूल्य में 17% जो है अधिक थे। अक्टूबर 2024 में फास्टैग ट्रांजैक्शन की संख्या जो है 8% बढ़कर जो है 345 जो है मिलियन हो गई है, जबकि सितंबर 2024 में यह जो है दोस्तों 318 जो है मिलियन थी। अक्टूबर में 6115 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं, जबकि सितंबर में यह जो है 5620 करोड़ रुपए था। अगस्त में फास्टैग वॉल्यूम जो है 329 मिलियन और वैल्यू जो है 5611 करोड़ रुपए था। पिछले साल के इसी महीने की तुलना में अक्टूबर में वॉल्यूम जो है 8% और वैल्यू में 10% की जो है वृद्धि दर्ज किया गया है। अक्टूबर 2024 में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पर 126 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो सितंबर 2024 में 100 मिलियन से लेकर 100 मिलियन से 26% जो है आपका % जो है अधिक है। अगस्त में भी जो है 100 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। ट्रांजैक्शन का मूल्य सितंबर में देखेंगे तो 24,143 जो है करोड़ रुपए की तुलना में 35% बढ़कर जो है आपका 32,493 करोड़ रुपए हो गया है।
अगस्त में ट्रांजैक्शन का मूल्य की बात करते हैं तो 24,676 करोड़ था, और अक्टूबर 2024 की तुलना में AEPS वॉल्यूम में 26% और मूल्य में 25% की जो है वृद्धि देखी गई है। देखिए डिजिटल अर्थव्यवस्था GDP में 2026 तक बढ़कर 20% जो है 20% हो जाएगा योगदान। देखिए देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। 2026 तक GDP में इसका योगदान जो है 20 जो है फीसदी हो जाएगा, जो अभी जो है 10% है। RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-18 से लेकर 23-24 तक यानी पिछले 7 साल में डिजिटल भुगतान में संख्या के आधार पर जो है सालाना 50% यानी 50% की जो है वृद्धि जो है दर्ज किया गया है। मूल्य के लिहाज से यह जो है हर साल 10% जो है की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस अवधि में देखेंगे तो 2428 लाख करोड़ रुपए जो है के 164 अरब जो है डिजिटल लेन देन हुए हैं। अक्टूबर 2024 में भारत का GST संग्रह, भारत के कर खजाने में लगातार वृद्धि हो रही है। अक्टूबर 2024 के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर जो है GST संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह साल दर साल जो है लगभग 9% की वृद्धि दर्शाता है, जो इसे जो है अब तक के दूसरे सबसे अधिक मासिक संग्रह के रूप में जो है अपनी स्थिति को जो है मजबूत करना है। देखिए GST संग्रह का विवरण जो है इस प्रकार, जैसे केंद्रीय GST 33,821 करोड़ रुपए, राज्य GST की बात करते हैं तो 41,864 करोड़ रुपए, एकीकृत IGST की बात करते हैं 99,111 करोड़ रुपए, और उपकर की बात करते हैं तो 12,550 करोड़ रुपए आपको हो जाएगा करोड़। अक्टूबर 2024 के संग्रह को पार करने वाला एकमात्र महीना अप्रैल 2024 था, जिसमें GST राजस्व में रिकॉर्ड तोड़ जो है 2.18 लाख रुपए करोड़ है ना, लाख करोड़ का जो है रुपए का जो है संग्रह हुआ है। उच्च GST संग्रह का यह निरंतर रुझान भारत की अर्थव्यवस्था के लचीलापन और सरकार के कर सुधारों की प्रभावशीलता को जो है रेखांकित करता है। चलिए आगे देखेंगे, आपका आखिरी पेज है, ठीक है। देखिए अप्रैल 2024 के लिए GST राजस्व संग्रह, अप्रैल 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा यानी GST संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह घरेलू लेन देन जो है आपका 13.4% की वृद्धि, और आयात देखा है तो आपका 8.3% की वृद्धि, मजबूत वृद्धि द्वारा संचालित वर्ष दर वर्ष जो है आपका 12.4% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। रिफंड के लिए जो है आपका लेखांकन के बाद अप्रैल 2024 के लिए शुद्ध GST जो है राजस्व देखेंगे तो 1.92 लाख करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में देखा जाए तो आपका 15.5% की प्रभावशाली वृद्धि जो है दर्शाता है। अप्रैल 2024 के संग्रह का विवरण देखिए, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर GST की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 43,846 करोड़ रुपए हो जाएगा। राज्य माल और सेवा कर SGST की बात करते हैं 53,538 करोड़ रुपए हो जाएगा। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST 99,623 करोड़ रुपए, जिसमें आयातित है ना, आयातित वस्तुओं एवं एकत्रित की बात करते हैं तो 37,826 करोड़ रुपए जो है शामिल हैं। उपकर 13,260 करोड़, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्रित की बात करते हैं तो 1,008 करोड़ रुपए जो है शामिल है। इसमें कुछ इंडेक्स दिया गया है जो किसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 1 अप्रैल 2024 के दौरान GST राजस्व की राज्यवार वृद्धि आंकड़े के अनुसार, जैसे यहाँ पर देखिए संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, अप्रैल 2023, अप्रैल 24 और विकास दर दिया गया है, ठीक है। देखिए जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा अप्रैल 23 803, 24 की बात करते हैं तो 789 हो जाएगा, और वृद्धि की बात करते हैं तो माइनस आप यहाँ पे देखेंगे तो 2% हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 957, यानी अप्रैल 23 अप्रैल 24 की बात करते हैं तो 1015 हो जाएगा, और वृद्धि की बात करते हैं तो 100% आपका वृद्धि हुआ है, 6%। पंजाब में देखेंगे तो आपका 23 आपका है अप्रैल 23 का तो 2316, और अप्रैल 24 की बात करते हैं तो 2796 हो जाएगा, और परसेंट वृद्धि की बात करते हैं 21%। चंडीगढ़ देखेंगे तो आपको हो जाएगा 255 अप्रैल 2023 में, या फिर यहाँ पे देखिए 23 लिखा गया है ना। और अप्रैल 24 की बात करते हैं तो 313 हो जाएगा, इसमें आपका 23% का वृद्धि हुआ है। उत्तराखंड देखेंगे तो 2148 हो जाएगा, और यहाँ पर 2239, और यहाँ पर देखिए 4% का वृद्धि हुआ है।
हरियाणा की बात करते हैं तो 10,035 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो अप्रैल 24 में 12,168, यहाँ पर 21% का वृद्धि हुआ है। दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली में देखेंगे तो आपका अप्रैल 23 में देखेंगे तो 6320, और अप्रैल 24 की बात करते हैं 7772, यहाँ पर 23% का वृद्धि हुआ है। राजस्थान के देखेंगे तो 4785 हो जाएगा, यहाँ पर 5558, यहाँ पर देखिए 16% का वृद्धि हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 10,320, यहाँ पर 12,290, यहाँ पर 19% का वृद्धि हुआ है। बिहार की बात करते हैं 1625, यहाँ पर 1992, और यहाँ पर जो है 23% का वृद्धि हुआ है। सिक्किम की बात करते हैं 426 हो जाएगा, यहाँ पर 403 है, यहाँ पर -5% हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 229, और यहाँ पर 200, और यहाँ पर -2% आप बोल सकते हैं। अब आते हैं हम नागालैंड। देखिए नागालैंड देखेंगे तो हो जाएगा 88, यहाँ पर 86, यहाँ पर -3%। मणिपुर देखेंगे तो 91, यहाँ पर 104 है, 15% का वृद्धि हुआ है। मिजोरम की बात करते हैं तो 71, यहाँ पर 108, 52% का वृद्धि। त्रिपुरा की बात करते हैं तो 133, 161 और 20% का वृद्धि हुआ है। मेघालय की बात करते हैं तो 239, यहाँ पर 234, यहाँ पर देखिए -2% का गिरावट है। असम की बात करते हैं तो 1513, और यहाँ पर देखिए 1895, यहाँ पर 25% का वृद्धि हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 6447, 7293, यहाँ पर 13% का वृद्धि हुआ है। झारखंड की बात करते हैं 3701, यहाँ पर 3829, 3% का वृद्धि हुआ है। उड़ीसा की बात करते हैं तो 5036, यहाँ पर 5902 है, यहाँ पर 17% का वृद्धि हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 3508, यहाँ पर 4001 है, 14% हो जाएगा। एमपी की बात करते हैं तो 4267 हो जाएगा, यहाँ पर है 4728, 11% का वृद्धि हुआ है। गुजरात की बात करते हैं तो 11,721, 13,301, यहाँ पर 13% का वृद्धि हुआ है। दमन और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप, ये देखेंगे तो आपको हो जाएगा 399, 447, यहाँ पर हो जाएगा 12% का वृद्धि। अब हम देखेंगे पेज नंबर 61 से लेकर के 65 तक अगला डे के देखेंगे। तो चलिए आगे हम अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री से देखेंगे तो आपका प्रमुख भारतीय विद्रोह दिया गया है, तो पढ़ते हैं। देखिए सन्यासी विद्रोह देखेंगे तो ब्रिटिशों के खिलाफ होने वाला यह प्रथम विद्रोह जो है सन्यासी विद्रोह है। यह विद्रोह जो है मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में 1770 से लेकर के 1820 के बीच चला था। इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे मंजू शाह और देवी चौधरानी थी। इस विद्रोह के विषय में देखेंगे तो विस्तार पूर्वक जानकारी जो है हमें आनंद मठ नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। अहोम विद्रोह की बात करते हैं तो यह विद्रोह जो है असम के क्षेत्र गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 से लेकर के 1833 के बीच में चला था। किचूर चेन्नम्मा विद्रोह, यह विद्रोह जो है कर्नाटक के क्षेत्र में 1824 से लेकर के 29 तक रानी जो है चेन्नम्मा और रायन्ना के नेतृत्व में हुआ था। पाइक विद्रोह की बात करते हैं तो यह विद्रोह जो है उड़ीसा के क्षेत्र में 1817 से लेकर के 25 के दौरान जो है आपका बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में हुआ था। फराजी विद्रोह की बात करते हैं तो यह विद्रोह जो है बंगाल के क्षेत्र में हाजी शरीयतुल्लाह तथा दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह का उद्देश्य देखेंगे तो इस्लाम धर्म में सुधार लाना तथा अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करना था। नील विद्रोह की बात करते हैं तो यह बंगाल के क्षेत्र में चलने वाला एक किसान विद्रोह था। यह विद्रोह जो है 1859 से लेकर के 60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह का जो कारण है यह था कि बंगाल के किसान चावल की खेती करना चाहते थे, परंतु जबरदस्ती उससे जो है नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा तथा नील दर्पण यानी नील विद्रोह के विषय में जानकारी हमें जो है नील दर्पण नामक ग्रंथ से मिलती है, जिसकी रचना देखेंगे तो दीनबंधु मित्र ने किया था। इस विद्रोह को जो है समर्थन हिंदू पैट्रियाट नामक समाचार पत्र ने दिया था। यह किसानों द्वारा जो है किया गया सफल विद्रोह है। पावना विद्रोह की बात करते हैं तो ये विद्रोह जो है बंगाल के क्षेत्र में किसानों द्वारा जमींदारी के खिलाफ किया गया था। यह विद्रोह 1873 से लेकर 76 के बीच ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र तथा शंभूपाल के नेतृत्व में दोस्तों हुआ था। इस विद्रोह के दौरान देखेंगे तो भारतीय किसानों ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत बनकर जो है रहना चाहते हैं। हुल या फिर संथाल विद्रोह, यह विद्रोह जो है 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व संध्या जो 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में दोस्तों ये आपका हुआ था। खोंड व सवार विद्रोह, यह जो है उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र होने वाले विद्रोह हैं। यह विद्रोह जो 1820 दशक में हुआ है। खोंड विद्रोह चक्र बिसोई के नेतृत्व में, वही सवार विद्रोह जो है आपका राधा कृष्णन दंड सेना के नेतृत्व में हुआ है।
पागलपंथी विद्रोह, यह विद्रोह जो है बंगाल के क्षेत्र में करम शाह और टीपू शाह के नेतृत्व में हुआ है। गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में 1844 में दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में हुआ है। गडकरी जो है मराठों का जो है वंशानुगत सैनिक थे। मुंडा विद्रोह या फिर उलगुलान और महान हलचल, यह विद्रोह जो है झारखंड के क्षेत्र में बिरसा मुंडा के द्वारा जो 1899 से 19 के दौरान किया गया था। 1900 के बिरसा मुंडा को जगत पिता भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा का कार्य जो है क्षेत्र झारखंड का रांची। इस विद्रोह में महिलाओं ने जो है चढ़ बढ़कर जो है हिस्सा लिया और यह विद्रोह जो है तब दबा दिया गया जब जेल प्रवास के दौरान ही जो है 1900 में जो है बिरसा मुंडा का जो है निधन हो गया। कारण की बात करते हैं तो बिरसा मुंडा जो है यानी मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती यानी खुटकही प्रथा का जो है प्रचलन था, लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त कर व्यक्तिगत खेती व्यवस्था पर जो है जोर दिया। यही मुंडा विद्रोह का जो है सबसे अहम कारण है। नोट की बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व होने वाला प्रभावी विद्रोह संथाल विद्रोह है। वही 1857 के विद्रोह के ठीक बाद प्रमुख प्रभावी विद्रोह जो है बंगाल के नील विद्रोह है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मोपला विद्रोह तथा एका आंदोलन हुआ है, इसको देखेंगे हम। देखिए मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो यह मालाबार तट पर केरल 1922 में अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था। यह अंग्रेज हिंदू और जमींदार विरोधी विद्रोह था। खिलाफत आंदोलन तथा महात्मा गांधी ने इस विद्रोह का जो है समर्थन किया है। एका आंदोलन अवध के क्षेत्र 1921 से 22 के दौरान जो है मदारी पासी के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। रंपा विद्रोह की बात करते हैं तो यह विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाका में रंपा समुदाय के जनजातियों के द्वारा जो है सीताराम राजू के नेतृत्व में 1879 से 1922 तक छीट फूट तरीका से चलता रहा। ताना भगत आंदोलन की बात करते हैं तो यह एक आदिवासी विद्रोह था जो बिहार और झारखंड क्षेत्र में 1914 से 1919 तक जतरा भगत के नेतृत्व में चला। जतरा भगत को बिरसा मुंडा का जो है परछाया बताया जाता है। तेभागा आंदोलन आज़ादी से ठीक पूर्व जो है 1946 में कंपा राम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में भूराजस्व को लेकर जो है यह आंदोलन दोस्तों आपका हुआ था। पंजाब के क्षेत्र में जो है कूका आंदोलन हुआ था जिसकी जो नेतृत्व है भगत जवाहर मल ने किया था। बिहार के भागलपुर क्षेत्र में पहाड़ियाँ विद्रोह हुआ जो तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में दक्कन विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व जो है वासुदेव बलवंत फडके ने किया है। पश्चिमी घाट में भील विद्रोह जो है सेवाराम सिंह के नेतृत्व में, तो वही जो है रामोसी विद्रोह की बात करेंगे चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ है। केरल के त्रावणकोर के क्षेत्र में वेला ट्रम्पी विद्रोह जो है मेलुथम्पी के नेतृत्व में हुआ है। आखिरी हमारा लाइन है कि तमिलनाडु के क्षेत्र में पौलीगरी का जो विद्रोह है वीर पी कट्टावामन के नेतृत्व में जो है हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो अगला हमारा जो टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति है, जो किसको हम अगले टॉपिक में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे हम टॉपिक देख लेते हैं। तो ये आपका अगला टॉपिक आपका जियोग्राफी से है और इसमें देखेंगे तो आपका झील जलप्रपात बांध देखना है। तो चलिए हम दृष्टि के कोई बुक से देखेंगे। हम देखिए झील की यानी भारत की झील एवं जलप्रपात देखेंगे। देखिए झील जो है जल का स्तर स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से जो है स्थल खंडों से घिरा होता है। भारत में कई प्राकृतिक एवं मानव निर्मित झील पाई जाती हैं। मानव निर्मित झीलों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बनाए गए जलाशयों को सम्मिलित जो है किया जाता है। वही प्राकृतिक झीलों को जो है कई वर्गों में जो है बांटा गया। जैसे देखेंगे तो आपका विवर्तनिक झील जो इसका निर्माण है धरातल के उठने तथा धंसने से होता है, जैसे कश्मीर की वुलर झील तथा कुमाऊं हिमालय में स्थित अनेक झीलें जो है इसके उदाहरण हैं। अगला है लैगून अथवा अनूप झील इसका निर्माण है तब होता है जब समुद्र जल का कुछ भाग बालू चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा जो है मुख्य जल से अलग हो जाता है। कुछ झीलें जो है सक्रिय जलीय भागों द्वारा जो है समुद्र से जुड़ी होती हैं, जैसे चिल्का, पुलिकट, वेम्बनाद, अष्टमुड़ी इसके उदाहरण हैं। हिमानी निर्मित झील यह हिमनद अथवा हिमानी के अपर्दन से निर्मित होती हैं। उदाहरण के तौर पर जो है नैनीताल, राक्षसताल, खुरपताल, रूपकुंड इत्यादि जो है झीलें जो है हिमानी निर्मित हैं। वायु द्वारा निर्मित झील जैसे हवाओं के प्रवाह एवं अपर्दन से निर्मित झीलें जो इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इन झीलों को जो है प्लाया भी कहते हैं। यह मुख्यतः जो है लवणी झीलें होती हैं। राजस्थान के अधिकांश झीलें जो है इसी श्रेणी का, जैसे
सांभर, डिडवाना, पंचप्रभा और लूनकर नटसर हो जाएगा और इत्यादि इसमें है। ठीक है, डेल्टाई झील की बात करते हैं तो ये झील जो है आपका डेल्टाई प्रदेशों में नदी वितरणिकाओं है ना, वितरणिकाओं के मध्य निर्मित होती हैं, जैसे कोलेरू झील, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्रेटर झील, महाराष्ट्र की बुलढाणा जिले की लोनार झील क्रेटर झील। ठीक है, प्रमुख झील देखिए लोकटक झील मणिपुर, यह जो है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस पर जो है तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें जो है स्थानीय भाषा में फुमती कहते हैं, है ना, फुमती कहते हैं। इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है। यह संघाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण जो है मणिपुर की जीवन रेखा जो है कहलाती है। यह जो है रामसर आर्द्रभूमि सूची तथा मोट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत जो है आपका शामिल है। लोकटक जल विद्युत परियोजना से इसकी जैव विविधता तथा पारिस्थितिकीय पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। यह लैगून झील के अंतर्गत आती है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है इसी द्वीप पर अवस्थित है। आते हैं वेम्बनाड झील पर। यह केरल में स्थित लैगून झील है। यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। इसकी लंबाई जो है आपका 96 किलोमीटर है। यह रामसर आर्द्रभूमि की सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। यह झील में केरल की लगभग जो है 10 नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, जिसमें पंबा और पेरियार प्रमुख हैं। वेम्बनाड झील में 2 द्वीप वेलिंगटन तथा वलारपदम है। नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता प्रतिवर्ष जो है ओणम पर्व के अवसर पर जो है आयोजित की जाती है, जिसे जो है स्थानीय भाषा में वलामकली कहते हैं। चिल्का झील की बात करते हैं तो यह जो है उत्तरी सरकार तट यानी उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर अनेक द्वीप अवस्थित हैं, जिनमें जो है नालाबान द्वीप प्रमुख हैं। यह जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से आपका अत्यंत जो है आपका धनी है। देखिए जाड़े की ऋतु में यह जो है बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण जो है इसकी जैव विविधता को जो है अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। यहाँ पाए जाने वाले संकटग्रस्त जीवों में ग्रीन सी टर्टल, इरावदी डॉल्फिन और ड्यूगोंग ब्लैक बक, फिशिंग कैट प्रमुख हैं। कुछ यहाँ पे देखेंगे तो राज्य में प्रमुख झील दिया गया, जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं तो नैनीताल, भीमताल और नौकुचिया ताल, खुरपताल और रूपकुंड। गुजरात की बात करते हैं तो नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया और हमरीसर। हरियाणा की बात करते हैं तो सूरजकुंड हो जाएगा। पंजाब को हो जाएगा कांजली, हरिके रोपन। राजस्थान को हो जाएगा पिछोला, सांभर, पंचप्रदा, राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर। जम्मू कश्मीर का हो जाएगा डल, बुलर, अनंतनाग, नागिन, बैरीनाग और शेषनाग हो जाएगा। लद्दाख को हो जाएगा मैंगोंग सो और सुमुरिरी। मेघालय को हो जाएगा उमियम। मणिपुर को हो जाएगा लोकटक। मिजोरम को हो जाएगा पाला। सिक्किम को हो जाएगा गुरुंडोंग मर और चोलामू। केरल का हो जाएगा वेम्बनाड, अष्टमुड़ी, लैगून झील और समकोट्टा। कर्नाटक का हो जाएगा बेलादुंद, पंपा सरोवर। तमिलनाडु को हो जाएगा बेरिजाम, ऊटी। उसके बाद कोडाईकनाल और चेंबर है ना, चेंबर मब कम इस तरीके से लिखा गया है। असम की बात करते हैं दीपोर बिल, सोन बिल और हफलौंग। महाराष्ट्र का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा लोनार, पवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर हो जाएगा। तेलंगाना का देखेंगे तो हुसैन सागर, उस्माना सागर और हिमायत सागर। आंध्र प्रदेश को हो जाएगा कोलेरू। देखिए मानव निर्मित झील की देख लेते हैं तो गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से सोन के सहायक नदी रिहंद पर निर्मित है। स्टेनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मैटूर बांध के पीछे बनी झील है। पेरियार झील की बात करते हैं तो केरल में पेरियार नदी पर निर्मित है। गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे जो है सतलुज नदी पर निर्मित झील है। राणा प्रताप
व जवाहर सागर राजस्थान तथा गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर निर्मित है। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है। जलप्रपात, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल यानी क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जो है जलप्रपात की संज्ञा जो है दी जाती है। भारत के अधिकांश जलप्रपात जो है पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति जो है अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैल कठोर है। यहाँ पर देखिए जलप्रपात दिया गया, जैसे आपका जोग, गोरसप्पा, महात्मा गांधी प्रपात जो है शरावती नदी कर्नाटक होगा। धुआंधार, दूधसागर, कपिलधारा की बात करते हैं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश होगा। टुडुमा जलप्रपात की बात करते हैं तो मच्छकुंड उड़ीसा होगा। गोकाक हो जाएगा घाट प्रभा कर्नाटक। चुलिया हो जाएगा चंबल नदी राजस्थान। और चित्रकूट जलप्रपात की बात कर लेते हैं, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी झारखंड। दूधसागर मांडवी नदी गोवा। चाचाई जल बिहाड़ नदी एमपी। शिव समुद्र जलप्रपात की बात करते हैं कावेरी नदी कर्नाटक होगा। कुचिकल की बात करते हैं तो वाराही नदी कर्नाटक हो जाएगा। गौतम धारा या फिर जोन्हा की बात करते हैं तो रारू झारखंड। दसम का हो जाएगा कांची झारखंड। साडनी की हो जाएगा शंख और झारखंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख नदियों के बसे शहर दिया गया, जो कि ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना था तो इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है। देने को तो बहुत सारा चीज़ है, जो पढ़ना का मिलेगा पढ़ने के लिए वही हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ नोट में दिया गया जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कांगो की बात करते हैं तो कांगो या जारे नदी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है यह नदी 2 बार जो है भूमध्य रेखा को पार करती है। नील नदी का जो है उद्गम भूमध्य रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से होता है। यह उत्तर की ओर बहते हुए कर्क रेखा को भी पार करती है। इस तरह जो है नील नदी भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा दोनों से संबंधित है। लिम्पोपो की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अपवाहित होने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात से बहकर खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। चलिए हम देखेंगे अब पॉलिटी का। अगला हमको देखना है दोस्तों भारत यानी संविधान की प्रस्तावना देखना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। और ये जो है आपका दृष्टि क्विक बुक्स है और इसमें देखेंगे तो डिटेल में आपका दिया गया है। इसमें आपका देखेंगे तो कोई भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं, पूरा जो इसमें आपका A to Z जानकारी है प्रस्तावना से संबंधित। इससे बाहर जो है आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से आराम से पढ़ लेते हैं। देखिए प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज प्रीएम्बल। देखिए प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें जो है संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षिप्त में उल्लेख है। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की जो है संज्ञा दिया है। याद रखिएगा सभी लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अविभार्व पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे हुए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी जो है संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना देखेंगे तो अमेरिका यानी अमेरिकी के संविधान यानी प्रथम लिखित संविधान से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है शामिल किया गया है। प्रस्तावना देख लेते हैं शुरू हमारा देखेंगे तो हम भारत के लोग से होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके उससे यानी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए जो है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता जो है बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यहाँ पे देखेंगे तो एतव द्वारा जो है संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना के कुछ प्रमुख मतलब दिया गया है। प्रस्तावना के मुख्य तत्व एवं चार्ट
के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो संविधान यानी संविधान का स्रोत, एक सेकेंड, संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप और संविधान का उद्देश्य। देखिए स्रोत की बात करते हैं तो हम भारत के लोग अर्थात जनता। स्वरूप की बात करते हैं तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य हो जाएगा। संविधान का उद्देश्य की बात करते हैं, न्याय में देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता की बात करते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द जैसे हम भारत के लोग डैश अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अर्थात भारत के लोगों द्वारा इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया गया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या है? देखिए भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के यानी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में जो है आपका सक्षम होता है। अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिससे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 कॉलम, जैसे आपका बाह्य मामला और एक आपका आंतरिक मामला। आंतरिक में देखेंगे तो आपका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। बाह्य की देखेंगे तो आपका वैदेशिक मामले में 3 आपका है, जैसे आपका मित्र, शत्रु और संधि। इसमें देखेंगे, देखिए राष्ट्रकुल यानी स्वाधीन राष्ट्रों का एक स्वतंत्र संघ यानी एवं संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे वैश्विक संगठनों की सदस्यता बनाए रखने के कारण जो है भारत पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के विरुद्ध आक्षेप लगाया जाता है। राष्ट्रमंडल में ब्रिटिश क्राउन को केवल प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य की एकता के प्रतीक, है ना, एकता के प्रतीक जो है स्वरूप स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त कई वैश्विक संगठनों से जुड़ना भारत की स्वस्थता पर निर्भर करता है। साथ ही इन संगठनों द्वारा जारी नियम भारत का बाध्यकारी भी नहीं है और भारत स्वस्थता से ऐसे संगठनों की सत्ता का जो है परित्याग कर सकता है। नेहरू जी का उक्त कथन यानी यह स्वस्थता से किया गया करार है कि इसे स्वस्थता से समाप्त किया जा सके, सभी प्रकार के अपेक्षों का जो है खंडन करता है। समाजवादी, देखिए समाजवादी का विचारधारा जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वो संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट है। लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामाजिक यानी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व के लक्षण मौजूद हैं। सामाजिक भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तत्व, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों को वरीयता प्राप्त है। आय और जीवन स्तर की असमानता, गरीबी, बीमारी को कम करता है। संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकता है। मजदूरों एवं वंचित वर्गों का जो है कल्याण करता है, यानी कल्याण करना। नोट, देखिए योजना आयोग यानी पूर्ववर्ती एवं वर्तमान में नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को जो है दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो अगला हमारा है पंथ निरपेक्ष, है ना, सेकुलर। मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द जो है भले ही नहीं रहा हो, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से संयोजे हुए हैं। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव और अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है किया जाएगा। भारत में मूल अधिकारों की तरह जो है प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त, अनुच्छेद 25 से 28। किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। यही कारण है कि बहुधर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है। पंथ निरपेक्षता शब्द मूल जो है प्रस्तावना में नहीं था, इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में जो है शामिल किया गया है। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है भारत
है ना, मतलब शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र एवं प्रतिक्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को जो है अधिक जीवंत बनाते हैं। लोकतंत्र के प्रमुख दो प्रकार जैसे आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास कुछ ऐसे प्रमुख औजार शस्त्र हैं जिनका प्रयोग कर लोकतंत्र और निखरता है। ये है आपका परिप्रेक्षा, है ना, परिप्रेक्षा पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, जनमत संग्रह आदि। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्री परिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी एवं जवाबदेह होता है। संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र जो है नहीं हो। गणराज्य, देखिए एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा जो है निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा जो है परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश की शासन को जो है संचालित करता है। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में जो है निहित होती है। न्याय यानी जस्टिस, देखिए न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। ये तत्व रूसी क्रांति से प्रेरित है। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार है, यानी सभी के साथ समान व्यवहार से है। किसी वर्ग के विशेषाधिकारों का उल्लंघन न हो ताकि शांतिपूर्ण व समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके। स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध तथा उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान के उद्देश्य का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करती है। मूल अधिकारों के माध्यम से इन्हें जो है सुनिश्चित किया गया है तथा इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय जो है बनाया गया है। समता, संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है जिसका तात्पर्य जो है समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव को प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर जो है उपलब्ध कराने से है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल हैं, जैसे आपका सामाजिक समानताएं, राजनीतिक और आर्थिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात की गई है जिसके अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक विधिक रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है। उनसे लोक नियोजन से भी जो है इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और न ही सार्वजनिक स्थानों पर। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना। भारतीय संविधान, है ना, यानी भारतीय संविधान एका नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के माध्यम से बंधुत्व की भावना को जो है प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति की गरिमा, देखिए के मुंशी के अनुसार व्यक्ति की गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लिखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, देखिए बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। अंततः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया है कि वे अपने राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में एकल शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता जो है शब्द जोड़ा गया है। प्रस्तावना की उपयोगिता, प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का एक संक्षिप्त स्वरूप है। यह संविधान की आत्मा है। इसमें जो है
संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। और प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का जो है सहारा लिया जा सकता है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्द में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के मुंशी ने देखा है तो के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका उल्लेख है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। देखिए, बेरुवाडी संघ मामला 1960 में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध ही लगा सकती है। यह गैर न्यायिक है और अर्थात इसे जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती है। इसके पश्चात सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले 1964 में न्यायमूर्ति मधोलकर द्वारा जो है प्रस्तावना के संविधान के अंग न होने के विषय में उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्णय पर विचार किए जाने की जरूरत पर जो है ध्यान आकर्षित किया गया है। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में प्रस्तावना के विषय में कहा गया है कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। अंततः केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा जो है वाद विवादों के पश्चात प्रस्तावना को संविधान का अंग जो है स्वीकार किया गया है। प्रस्तावना परिवर्तनीय, संशोधनीय है या नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत से संबंधित देखा गया तो आपका संशोधनीय है, यहाँ पे देखेंगे तो आपका संशोधनीय नहीं है। ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, यहाँ पर देखेंगे तो आपका बेरुवाडी संघ केरल 1960, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संभव नहीं है, संशोधन नहीं है क्योंकि संविधान का भाग नहीं है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभी निर्धारित किया है कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का भाग है। अंततः जो है इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है, किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन जो है नहीं किया सकता है जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। तब देखेंगे तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 द्वारा प्रस्तावना संशोधन किया गया, उसमें जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 99 से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया। यहाँ से यानी इस बॉक्स से देखेंगे तो जब भी आपका एडिटोरिया का सेट आपका हो रहा है, यहाँ से देखिए आपका एक प्रश्न इस बॉक्स से पूछा गया था। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार की राज्यों की संकल्पना आती है, जैसे नास्तिक राज्य, राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता हो। सैद्धांतिक राज्य, ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म, जैसे श्रीलंका। धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऐसा राज्य जो धर्म के मामलों में तटस्थ रहता हो, अर्थात जिसका कोई जो है विशेष धर्म न हो, जैसे भारत। तो ये भी आपका टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद देखेंगे तो आपका MCQ है। तो चलिए आगे हम टॉपिक देख लेते हैं अपना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। GI टैग किस संस्था द्वारा जो है आपका दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा WTO, ये जो है सही होगा। GI टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह होता है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित है। GI टैग को उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है तथा उत्पाद दूसरे द्वारा नकल या फिर अनुकरण करने में भी बचाता है। एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिए वैध है। GI टैग WTO के ट्रिप्स यानी वैश्विक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया है। WTO को 1995 में GATT का स्थान पर अपनाया गया है। GATT की स्थापना जो है 1947 में किया गया है। WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो कि मराकेश समझौता 1994 के परिणाम स्वरूप किया गया है। WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। भारत WTO का संस्थापक सदस्य GATT से ही है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो आंसर हो जाएगा शाह आलम, ऑप्शन नंबर सी होगा शाह आलम।
देखिए बक्सर का जो युद्ध है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना विजय हुई। बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जो कि वेंसीटाट तथा दिल्ली भारत का नवाब शासक शाह आलम द्वितीय था। मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम जो है संधि किया। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर देखिए बी और सी दिया गया है, यानी स्वतंत्र कार्यपालिका और शक्ति का विभाजन हो जाएगा। पढ़ते हैं। देखिए अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली लागू हुआ। भारत में संसदीय प्रणाली लागू है, जिसे ब्रिटेन से अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यानी राष्ट्रपति की शासन प्रणाली व्यवस्था सरकार में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या फिर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, यह ब्रिटेन, जापान, भारत, कनाडा आदि से प्रचलित है। अगला क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग का है, तो इसको आप आराम से बना लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बोला कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है ना में होता है, तो ये आपको हो जाएगा बहुत कम गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ये जो है सही होगा। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट को पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की अन्य 4 अवस्थाएं इस प्रकार हैं, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा। 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं किया था। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1/1000वें भाग को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने में BEC तैयार होता है। अगला है कि मुंगेर जिला से किस जिले की स्थानीय सीमा जो है नहीं लगती है? आंसर होगा मधेपुरा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मुंगेर से सीमा साझा करने वाले जिले जैसे बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया तथा भागलपुर है। मुंगेर से पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण के काल के छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं। बिहार सरकार के पूर्व में स्थित एक राज्य है। बिहार नाम बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण जो है पड़ा है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल, जिसके अंतर्गत जो है 38 जिले हैं। बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च को हुआ है। बिहार एक भू आबद्ध राज्य है, लैंड लॉक्ड है। अगला है पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जो है जोड़ता है? सिलचर को, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सिलचर को जो है पोरबंदर से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा द्वारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी यानी उत्तर प्रदेश से काटती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 बड़े मेगा सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। भारतमाला परियोजना, इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया। यह सड़क विकास से जुड़ा हुआ है। सेतु भारतम परियोजना, इसे 2016 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य NH यानी राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित एवं निर्बाध बनाने हेतु रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है बिहार के समस्तीपुर जिले में पिंतौछिया में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को जन नायक के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 तक 70 से 71 तथा 77 से 79 तक 2 बार बिहार के यानी 11वें के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को आरक्षण लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल 77 से 79 के दौरान OBC के आरक्षण के लिए मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को जो है लागू किया था। वर्ष 2024 में 5 प्रमुख व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान या फिर प्रदान किया गया, जो अब तक के सर्वाधिक, जिससे कर्पूरी ठाकुर, M.A. स्वामीनाथन, P.V. नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी तथा चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया एक मालवा कंक्रीट बांध है।
कोयना नदी पश्चिम घाट में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। कोयना कृष्ण की सहायक नदी है। कोयना बांध जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 21 का संबंध आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा किया गया है। जैसे कुछ 6 प्रकार का दिया, जैसे समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की बात करते हैं तो 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका 32 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन मिल पाए। पहाड़ों का जल उबलना, आंसर हो जाएगा समुद्र के तल से कम ताप, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए समुद्र तल पर जल क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर जल उबलने लगता है। इसके विपरीत पहाड़ों का दाब कम होने के कारण जो है जल का क्वथनांक घट यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है और वह कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण जो है प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान जो है बढ़ जाता है। फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण जो है क्वथनांक घट जाता है और खाना देरी से पकता है या फिर पकने में कठिनाई होती है। दाब कम होने के कारण जो है जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो उसे नाक से खून आने लगती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का आंतरिक दाब बाह्य दाब से जो है अधिक होता है। और अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होने के कारण जो है वायुयान से यात्रा करते समय जो है पेन की स्याही जो है बाहर यानी निकलने लगती है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राजा राम मोहन राय का जन्म जो 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का जो है अध्ययन किया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गला काट प्रतिस्पर्धा। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के साधनों के निजी स्वामित्व की विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और व्यवस्थाएं अपने स्वयं के आर्थिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और बाजार आपूर्ति और मांग के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निर्धारित करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका जो है आमतौर पर बाजार को नियमित विनियमित करने और निजी संपत्ति अधिकारों की रक्षा करने तक सीमित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यवसायों के लिए लाभ प्राथमिक प्रेरणा है और प्रतिस्पर्धा को नवाचार और दक्षता के लिए प्रेरित या फिर प्रेरक शक्ति के रूप में देखता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता जैसे निजी संपत्ति, मुक्त बाजार, लाभ का मकसद, गलाकाट प्रतियोगिता या फिर प्रतिस्पर्धा, सरकार का सीमित अधिकार, उपभोक्ता श्रम विभाजन आदि। डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो लाइगेजेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। डीएनए प्रतिबंध में प्रतिबंध एंजाइम और एंजाइमों के बड़े वर्ग से संबंधित है जिन्हें न्यूक्लिएज कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, तो एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। और एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए के सिरों से जो है न्यूक्लियोटाइड हटाते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थानों पर कटौती करते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए में विशिष्ट पैलिंडियोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों के समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होते हैं जो डीएनए लाइगेजेज की सहायता से जो है आपस में जुड़ जाते हैं। अगला कि डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? आंसर हो जाएगा सालिसुका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा। देखिए डिमेट्रियस प्रथम भारत पर आक्रमण या फिर भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक था। इन्हें 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध बहुत बड़े भाग पर आधारित कर दिया था, यानी अधिकार कर लिया था। इन्हें 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर शासक या फिर सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले जो है सिक्के भी चलाए थे।
अगला है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, सही कूट आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु और विधानसभा भंग करने हेतु। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 माफ कीजिएगा, 1, 3, 4 दूसरा हमारा गलत है, दूसरा नहीं होगा। चौथा हो जाएगा राज्यपाल में संविधान तंत्र ठप होने पर, है ना। देखिए 1, 3 और 4 आपका जो है सही आंसर होगा। अब इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश कर सकता है, जैसे मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु और विधानसभा भंग करने हेतु, राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर अनुच्छेद 356, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, याद रखिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा माउंट आबू, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए दिलवाड़ा मंदिर जो है श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के मंत्री से फिर सेनानायक विमल शाह ने 11वीं या फिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। यह 5 मंदिरों का समूह, जैसे विमल वसाही प्रमुख यानी प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित, लूना वसाई की बात करते हैं तो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित, और पितलाहार की बात करते हैं प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित, और पासरव की बात करते हैं तो 23वें तीर्थंकर पासरवनाथ को समर्पित। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो अंतिम तीर्थंकर महावीर को समर्पित। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार या फिर खिलाड़ी, है ना, फिर से पढ़ लेते इसको हम। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर ए। चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला कि त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का भाग है, तो ये आपको हो जाएगा सीआरपीएफ। बोला है कि समाजवादी विचार किसे जो है स्वीकार नहीं करता है, विचार जो है दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समाजवादी विचार निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है। समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और संपत्ति के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, जिसका नियंत्रण जो है राज्य करता है। समाजवाद की कुछ विशेषताएं, जैसे वर्गहीन समाज जिसमें अमीर और गरीब के बीच कोई भेद नहीं, सभी संसाधनों का सामान्य स्वामित्व या फिर सामूहिक स्वामित्व, आय का समान वितरण, बाजार शक्तियों का अभाव। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है, तो अंतर्विवाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अंतर्विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में ही वर वधु को चुनना पड़ता है, वे उस वर्ग से बाहर किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। अंतर्विवाह के 2 नियम, जैसे जातीय अंतर्विवाह और उपजातीय अंतर्विवाह हो जाएगा। विषम चुन करके बताना है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जो है प्रसिद्ध कौन सा है, तो आपको पता है बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली इसी को कहते हैं, किस राज्य को, तो आपको हो जाएगा। भारत के विभिन्न शहर एवं उनके उपनाम, जैसे अंतरिक्ष का शहर जो है बेंगलुरु, बुनकरों का शहर जो है पानीपत, रैलियों का नगर की बात करते हैं नई दिल्ली, महलों का शहर जो है कोलकाता, त्योहारों की जो आपका नगरी है मदुरै हो जाएगा। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्तीय व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था, तो आंसर हो जाएगा दीवान, ऑप्शन नंबर ए। दीवान शब्द फारसी मूल का शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में किया। यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दीवान की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, जैसे दीवाने खालिसा शाही भूमि का देखभाल करने का अधिकारी, दीवाने तन वेतन तथा जागीरों की देखभाल करने वाला, मुस्तौफी की बात करते हैं तो आय व्यय का निरीक्षण तथा मुसारिफ जो है लेखाधिकारी हो जाएगा। अगला है कि 2SO2 + O2 2SO3 ऊष्माक्षेपी है, तो ये आपको हो जाएगा उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप हो जाएगा। देखिए अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः यह निम्न ताप पर अनुकूल होती है। मोलों की संख्या में कमी होती है, अतः अभिक्रिया उच्च ताप पर अनुकूल होती है। अगला है यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या फिर इसमें आयनन, है ना, आयतन की कमी होती है। प्रतिकारक के 3 अणु प्रतिफल के 2 आयतन का निर्माण करते हैं। दाब का प्रभाव, यदि ऊपर से साम्य का दाब बढ़ा दिया जाए तो ली कैटेलियर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया है। इस बाहरी दाब को नष्ट करने की जो है चेष्टा करेगी और अभिक्रिया उस दिशा में होगी जिससे जो है आयतन में कमी हो जाएगा। क्योंकि अंतिम अभिक्रिया में आयतन कम होता है, अतः दाब अधिक करने से जो है SO3 जो है अधिक बनेगा। अगला है कि ली
चटेलियर का सिद्धांत, यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया समावस्था में हो और साम्य निर्धारित करने वाले एक या अधिक कारण यानी सांद्रण, ताप एवं दाब बदल दिए जाए तो अभिक्रिया ऐसी दिशा में होने लगेगी जिससे जो है परिवर्तन का प्रभाव जहाँ तक संभव हो समाप्त हो जाएगा। ताप का प्रभाव, अगर साम्य का ताप कम कर दिया जाए तो अभिक्रिया की चेष्टा उस तरफ जाने की होगी जिस ओर जाने से अधिक ताप निकलेगा। अतः उपरोक्त अभिक्रिया का ताप हटाने से अधिक SO3 बनेगा क्योंकि अभिक्रिया उष्मदायक है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा का सार्वजन अर्थात ऊष्मा सिस्टम से निकल कर जो है परिवेश में प्रवेश करता है ना, परिवेश में प्रवेश करता है। कौन सा कथन जो है आपका असत्य यानी गलत है? आंसर हो जाएगा सी, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित? सैडल पीक तो ये आपको जो है उत्तरी अंडमान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। सैडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। अगला है कि लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? तो ये आपका है आग्नेयाशय का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लैंगरहैंस का दीपिका की खोज पॉल लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री द्वारा 1869 में किया गया था। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं अल्फा, बीटा, गामा होती हैं। अल्फा कोशिकाओं में ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन तथा गामा कोशिकाओं से सोमैस्टोस्टिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। बोला कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य हमारा क्या है? तो अम्ल में लाल, क्षारक में पीला, ये जो है सही होगा। इसमें देखिए आपको सूत्र दिखा गया है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। बाकी इसका उपयोग जो है अम्ल एवं क्षारक के अनुमापन के लिए जो है एक संकेतक के रूप में दोस्तों किया जाता है, संकेतक के रूप में। अगला है कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीटें आवश्यक हैं? आंसर हो जाएगा लोकसभा का 10वां हिस्सा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या जो है 543 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया और अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। अगला हमारा है कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, पंचायतों में सीटों का आवंटन। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा जो है परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन आयोग जो है परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है। परिसीमन आयोग नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा यह निर्वाचन आयोग के साथ जो है मिलकर कार्य करता है। पहला परिसीमन कार्य 1950-51 में हुआ था तथा अखिल यानी आखिरी परिसीमन आयोग का गठन जो है 2002 में किया गया था। 84वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अगले परिसीमन को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2001 की जनगणना के अनुसार पर होगा, जबकि वर्तमान परिसीमन 1971 की जनगणना पर आधारित है। पंचायतों में सीटों का आवंटन का फॉर्मूला संसद तथा राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, जिसका क्रियान्वयन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 243 का घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला है कि 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा MS खान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए 18 फरवरी 1946 को खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन, चरित्र पर टिप्पणी आदि कारकों यानी कारणों से रॉयल इंडियन नेवी के जहाज, तलवार के गैर कमीशन अधिकारियों और सिपाहियों ने, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, विद्रोह कर दिया। विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है नाविक VC दत्त की गिरफ्तारी थी, जिसके जहाज तलवार की दीवार पर अंग्रेज भारत छोड़ो लिखा था। विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रित हड़ताल समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व जो है MS खान यानी उपाध्यक्ष मदन सिंह किया था। विद्रोहियों को कुचलने के लिए सरकार ने अल्फ्रेड गोल्फरेड को इस आदेश
से भेजा कि ब्रिटिश फौजी को सारी सेना दमन के लिए लगा दी जाए और भले ही संपूर्ण नौसैनिक शक्ति का नष्ट हो जाए। 25 फरवरी 1946 को सरदार पटेल और जिन्ना के आश्वासन कि उनका दमन नहीं किया जाएगा, विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरातों के साथ कौन सा युद्ध जो है अभ्यास आयोजित किया? तो आंसर हो जाएगा डेजर्ट नाइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कि LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा भारत GPT, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका उद्देश्य देश में प्रचलित भाषा विविधता चुनौतियों का समाधान करते हुए 22 भारतीय भाषाओं में AI वार्तालापों संवादों को बदलना है। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है किससे? देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए, रुधिर कोशिकाओं की दीवार पतली एवं गुहा संकरी होने के कारण जो है दाब के साथ रुधिर को भेजा जाता है। यह दाब निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है एवं इसे जो है सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर के पारे के स्तंभक द्वारा जो है उत्पन्न दाब के समान होता है। इस प्रकार निलय के प्रसारण से भी दाब उत्पन्न होता है। जब रुधिर आलिंद में निलय में प्रवेश करता है तब इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यह 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा देह उत्पन्न दाब के समान होता है। आगे है कि दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा अग्न्याशय। देखिए, इसकी लंबाई लगभग 6 से 10 इंच है और यह उदर के पीछे ऊपरी बाएं उदर में स्थित है। अग्न्याशय बहिस्रावी कार्य जिसमें एंजाइमों का उत्पादन शामिल होता है तो पाचन की प्रक्रिया में सहायक, तथा अंतःस्रावी कार्य जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्राव द्वारा जो है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है कि मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर रहती है। किसी बिंदु पर स्थिर ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा उतनी ही वृद्धि होती है। किसी ऊंचाई h पर स्थित ऊर्जा अधिकतम होती है। जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है उसके वेग में वृद्धि होती है और स्थितिज ऊर्जा में कमी तथा गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब वस्तु पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाला होता है तब उसकी गतिज ऊर्जा है ना, तब इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा जो है न्यूनतम होगी। अगला है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा प्लेनीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। एनीमोमीटर जो हवा की गति को मापा जाता है। और रोटामीटर की बात करते हैं तो एक बंद ट्यूब पाइप में तरल पदार्थ यानी गैस द्रव्य के प्रवाह की दर को मापते हैं। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो आप इसको आराम से बनाइएगा। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये आपका मेंस का पेपर है तो आपको पता है 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिलाकर के आता है। ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। जो आपका जीके जीएस का है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। कौन द्वितीयक समूह का है? तो ये आपको हो जाएगा अस्पताल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। द्वितीयक समूह उसे कहते हैं जो आकार में बड़े होते हैं, जिसके सदस्यों में घनिष्ठता का अभाव होता है तथा जिनमें जो है व्यक्तिक संबंध पाया जाता है। उदाहरण जैसे महाविद्यालय, अस्पताल, श्रमिक संघ, संसद आदि हो जाएगा। प्राथमिक है ना, प्राथमिक समूह उसे कहते हैं जो आकार में छोटे हो तथा जिसके सदस्य आपस में निकट यानी व्यक्तिक चिरस्थायी संबंध है, जैसे परिवार, मित्र, पड़ोसी, संबंधित रिश्तेदार। ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो पीर पंजाल आप सभी को पता है, आप आंसर कर सकते हैं। वैसे ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। पीर पंजाल मध्य हिमालय का भाग है। यह मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय के अंतर्गत 5 श्रेणियाँ जैसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नाग टिब्बा और था मंसूरी हो जाएगा, यानी मसूरी हो जाएगा, मसूरी। हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर जो है कोणीय संवेग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, कोणीय संवेग। ये सब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। आखिरी प्रश्न हमारा है, बोला कि संगम साहित्य में
मूवेंदार में कौन से 3 राज्य का वर्णन है? तो देखिए चोल, चेर, पांड्य, ऑप्शन ए सही होगा।